गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 8 हिस्ट्री। आपका हिस्ट्री का चैप्टर 8 है बेटा, एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टडी अबाउट द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इस चैप्टर में हम एजुकेशन का जो इंडिजिनस सिस्टम था उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एजुकेशन के एरिया में कौन कौन सी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की उसके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द रोल ऑफ एनलाइटेंड इंडियंस इन स्प्रेडिंग वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन, के जो इंडियंस थे, जो एनलाइटेंड इंडियंस थे, उनका क्या रोल था वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को फैलाने में। एंड नेक्स्ट, अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इसके बारे में हम इंडिया में जो भी नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश्ड हुए उनकी किस तरह से ग्रोथ हुई उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम। Before the British rule, education in India was imparted through a network of elementary schools, पाठशाला, मकतब्स एंड मदरसास। देखिए, अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदुस्तान में जो एजुकेशन देने का जो तरीक़ा था, जो सिस्टम था, वो क्या था कि एक एजुकेशन किस तरह दी जाती थी। एलिमेंट्री स्कूल्स होते थे, वहाँ पर बच्चे एजुकेशन हासिल करते थे। इसके अलावा पाठशालाज होती थी, मकतब और मदरसे। मैं आपको यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर कर दूँ कि जो जैसे कि जो हिंदू बच्चे होते थे वो ज़्यादातर पाठशालाओं में जाया करते थे, और जो मुस्लिम बच्चे होते थे वो मकतब और मदरसों में जाया करते थे एजुकेशन हासिल करने के लिए। ये कब की बात है? ये जब की बात है जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ नहीं आए थे। बट द कोर्सेज वर बेस्ड ऑन द होल ओल्ड टेक्स्ट लाइक द वेदास एंड दियर कमेंट्रीज विच हैड नॉट केप्ट पेस विद द चेंज इन द वर्ल्ड। और इन जगहों पर मकतब, पाठशाला, मदरसों में जो कोर्सेज पढ़ाए जाते थे वो कोर्स बहुत ओल्ड टेक्स्ट जैसे कि वेदास हैं उन सब पर बेस्ड थे। जैसे कि मदरसे और मकतबों में क्या पढ़ाए जाते थे? कुरान, सिपारा। इस तरह पाठशालाओं में वेदास, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और इनके ज़रिए आप चाहो कि किसी तरह का चेंज आए तो वो थोड़ा एक तरह से मुश्किल है। Eventually, the Indian system of education transformed in many ways under the company rule. और जब अंग्रेज़ यहाँ आ गए, उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोग अभी भी एजुकेशन का वही पुराना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि इस सिस्टम की बेस पर दुनिया के साथ चलना बहुत मुश्किल है। उसके मुकाबला आप नहीं कर सकते। जब तक कि आप साइंस टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल नहीं करोगे तब तक आप बाकी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों ने हिंदुस्तान आने के बाद हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको ट्रांसफॉर्म किया। तो जो कंपनी रूल यानी कि अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ हुकूमत ने इस सिस्टम को क्या किया? चेंज किया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि जो अंग्रेज़ों का एजुकेशन का जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस करना। ईस्ट इंडिया कंपनी। The East India Company showed very little interest in the promotion of education in India. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिश की थी गुजरात, सूरत में इस्टेब्लिश की थी 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत कम इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद था टू गेन द प्रॉफिट, मोर एंड मोर प्रॉफिट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में एजुकेशन को फैलाने में कोई ख़ास रोल प्ले नहीं किया। ओनली अ फ्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप टू इंश्योर अ स्टेडी सप्लाई ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ टू द लॉ कोर्ट्स रन बाय द कंपनी इन इंडिया। सिर्फ चंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जो इन लोगों ने सेटअप किए, वो भी किस मकसद से? ताकि जो इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी, भारत में जो इन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की थी, उनको चलाने के लिए इनको जो एम्प्लॉयज़ चाहिए थे, ताकि वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सकें, क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा था। हम उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे और वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे। तो इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश सेटअप किए इंडिया में, ताकि
जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ काम करके और एजुकेशन हासिल कर सकें। दियर नॉलेज ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज वाज यूटिलाइज्ड बाय द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश करस्पॉन्डेंस विद द नेटिव स्टेट। और इन लोगों की जो भी क्लासिकल नॉलेज थी उसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने किया ताकि वो यहाँ पर एक नेटिव स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर सकें। मैं आपको बता दूँ बहुत सारे अंग्रेज़ ऐसे थे कि जब वो इंडिया आए तो उन्होंने हमारी लैंग्वेज को भी सीखा है। क्यों सीखा? इसलिए ताकि वो हमारी बातों को समझ सकें। अगर जब तक कि हमारी लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आएगी या उनकी हमें नहीं समझ आएगी, जब तक कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वो काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमारी लैंग्वेज को भी सीखा और उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम में चेंज किया था वो हमारे लिए नहीं था, बल्कि वो उसमें भी उनका अपना खुद का फ़ायदा छुपा हुआ था। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सच टाइप वर द कलकत्ता मदरसा सेट अप बाय द वारेन हेस्टिंग इन 1781 फॉर द स्टडी ऑफ द मुस्लिम लॉ एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। देखो इस तरह के इस मकसद के लिए जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए वो आपको हम बताते हैं। कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा इस्टेब्लिश किया। किसके लिए? ताकि वहाँ पर जो मुस्लिम कानून है उसको पढ़ा जाए, उनको स्टडी करने के लिए, और उससे जुड़े हुए जो भी सब्जेक्ट है उनको स्टडी करने के लिए। संस्कृत कॉलेज वाज एस्टेब्लिश बाय जोनाथन डनकन एट बनारस 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज को इस्टेब्लिश किया जोनाथन डनकन ने। किस लिए? ताकि वो हिंदू लॉ और हिंदू फिलासफी को समझ सकें। द फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन 1800 और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो कंपनी के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके इन द लैंग्वेजेस एंड द कस्टम ऑफ इंडियंस, यानी कि इंडियन लैंग्वेज इंडियन कस्टम्स के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जा सके। देखिए बेटा, मकतब मैंने आपको बताया था स्कूल विच प्रोवाइड एजुकेशन टू अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम। ये मैंने आपको बताया था मकतब मदरसा वो जगह होती है जहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं वो जाकर एजुकेशन हासिल करते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि द लैंग्वेज विच वर ट्रेडिशनली इन यूज़ इन इंडिया, यानी कि जो लैंग्वेज पहले से ही आबाओ अजदाद के पुरखों के ज़माने से, पूर्वजों के ज़माने से जो बोली आ रही है ट्रेडिशनल लैंग्वेज, व्हाट टर्म्स क्लासिकल लैंग्वेज, उसी को क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। अब वो कौन सी ज़बानें हैं? संस्कृत है, अरबिक है और पर्शियन। ये वो ज़बान है, ये वो भाषा है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिश्चियन मिशनरीज। ड्यूरिंग द 19th century English missionary activists like Charles Grant and William Wilberforce compelled the East India Company to give up its policy of non-intervention in education। 19वीं शताब्दी के दौरान जो इंग्लिश मिशनरी एक्टिविस्ट थे जैसे कि चार्ल्स ग्रांट हैं, विलियम विल्बरफोर्स हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर किया, उसको फोर्स डाला उस पर कि वो एजुकेशन में नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन के एजुकेशन में वो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को बनाए। दे थॉट दैट द मॉडर्न एजुकेशन वुड डिस्ट्रॉय द फेथ ऑफ इंडियन, क्योंकि इन लोगों का मानना ये था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन से जो भारत के जो इंडिया के लोग हैं उनका जो फेथ है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड देयर ओन रिलीजन एंड दे वुड फॉलो क्रिश्चियनिटी, और उनका इंडियंस का जो फेथ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इन देयर ओन रिलीजन एंड दे वुड फॉलो क्रिश्चियनिटी। उनके खुद के रिलीजन में जो उनका भरोसा है वो कहीं भी ना कहीं बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगेंगे। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश द इंडियन मेडिकल सर्विस। अब ये दे रखा है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन मेडिकल सर्विस को कब इस्टेब्लिश किया? IMS बेटा, इंडियन मेडिकल सर्विस कब? इन 1764 की शुरुआती दिनों में। टू लुक आफ्टर द यूरोपियंस एंड इंडियन, किस लिए? ताकि जो भारत में यूरोपियंस हैं उनकी देखभाल की जा सके, मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड करवाया जा सके। द IMS ऑफिशियल हेडेड मिलिट्री एंड द सिविल हॉस्पिटल्स इन बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। जो भी IMS ऑफिशियल से उनको कौन हेड करता था? उनके हेड कौन होते थे? मिलिट्री वाले होते थे। और सिविल हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ पर बनाए गए थे? बम्बई, कलकत्ता और बॉम्बे एंड कलकत्ता एंड मद्रास। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसी। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।